हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि इंटेल 8085 इंटेल पेंटियम प्रोसेसर। ठीक है, जो अभी हम प्रोसेसर के बारे में बहुत सारा हमने अभी तक पढ़ा है कि रजिस्टर, डिकोडर, एड्रेस मोड, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो उसके अंदर एग्जैक्टली किस तरीके से उसका आर्किटेक्चर होता है, वो सारी प्रोसेस किस तरीके से होती है, और प्रोसेसर होता है उसके अंदर किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था कि 8085 से पेंटियम प्रोसेसर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नहीं आई है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले तो इंटेल 8085 एग्जैक्टली क्यों है, उसका नाम किस तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर उसका आर्किटेक्चर वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इंटेल 8085 तो इंटेल पेंटियम प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ तक उस लोगों ने किस तरीके से जर्नी की है। ठीक है, कौन कौन से बदलाव किए, कौन कौन से प्रोसेसर नए आए बीच में, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि द इंटेल 8085, उसका एक्चुअली नाम वो लोग क्या बोलते थे कि 8085 इस तरीके से वो बोलते थे। फिर धीरे धीरे उसका नाम 8085 उन लोगों ने रख दिया। इज एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस्ड बाय इंटेल एंड इंट्रोड्यूस्ड इन मार्च 7 1976। ठीक है, तो 1976 के अंदर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, जिसकी मदद से आप किसी भी तरीके की कैलकुलेशन वहां पे कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, या फिर बहुत कुछ नहीं कर सकते, किसी भी तरीके के अलग अलग तरीके के डेटा को आप रीड नहीं कर पा सकते, पर ओनली आप मैथमेटिकल फॉर्मूला देते हो तो उसके हिसाब से आपको आउटपुट वो दे देता है। ठीक है, तो वही कैलकुलेशन बनाने के लिए 8 बिट का, सिर्फ 8 बिट। ठीक है, अभी हम यूज कर रहे हैं वो 64 बिट या 32 बिट का आता है, तो उन लोगों ने सिर्फ 8 बिट के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसके अंदर आप कैलकुलेशन सिर्फ कर सकते हो। तो ये उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, या किस तरीके से वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो 1976 के अंदर वो इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, उसे बोला जाता है यहाँ पे 8085 या फिर 8085। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ पे बताया गया है कि इट इज एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन बाय इंटेल। इंटेल के द्वारा, जो अभी इंटेल की कंपनी चल रही है, वो सिर्फ माइक्रो, जो बिल गेट्स की कंपनी है, ठीक है, वो सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर ही बनाती है, सॉफ्टवेयर ही बनाती है। ठीक है, हार्डवेयर का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास नहीं है। ठीक है, हार्डवेयर कोई किसी दूसरे बंदे को उन लोगों ने दे दिया, दूसरी कंपनी को बनाने के लिए, क्योंकि पहले कुछ सारा कुछ उसी के पास था। पर अब क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से उसको उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, डिमांड होने की वजह से तो लोग क्या करते हैं कि हार्डवेयर का काट पीस की, हार्डवेयर का काम है किसी और को दे देंगे, वो सिर्फ हार्डवेयर ही बनाएगा, और जो सॉफ्टवेयर का काम रहता है, माइक्रो प्रोसेसर का काम रहता है, वो सिर्फ इंटेल वालों के पास ही। ठीक है, यूजिंग एन मोस टेक्नोलॉजी। अगर आपने शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एन मोस या मॉसफेट ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, जो सिलिकॉन की मदद से बहुत ही किसी भी तरीके के डेटा को मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से उन लोगों ने डिजाइन किया था 1977 में 8 बिट। ठीक है, उन लोगों ने स्टार्टिंग में 1976 के अंदर तो प्रोड्यूस कर दिया था कि भाई इस तरीके से हम फंक्शनलिटी बनाएंगे तो वर्क भी करेंगे। ठीक है, पर एक्चुअली उन लोगों ने एन मोस्ट टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आई कि उसकी मदद से उन लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर की बनावट की थी 8 बिट की। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, एनमोस होते हैं, मॉसफेट होते हैं, टीटीएल होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे सिलिकॉन लेयर होते हैं जिसकी मदद से डेटा को आप अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, या उसके साथ किसी भी तरीके की कैलकुलेशन आप करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ उसकी जो सिलिकॉन होते हैं, ठीक है, उसकी मदद से ये डेटा ट्रांसफर, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी दी गई है जो सिलिकॉन की मदद से डेटा को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी मदद से माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। ठीक है, सिलिकॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा तो समथिंग सुना होगा कि सिलिकॉन वन टाइप ऑफ एक कैलकुलेशन डेटा को ट्रांसफर कर सकता है बिना खवाए, बीच में डेटा वो मूव नहीं कर देता। ठीक है, रिमूव नहीं करता, ऑटोमेटिकली डेटा को ट्रांसफर करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, पूरा एक सब्जेक्ट है इसके बेस पे। ठीक है, तो आपको यही यहाँ पे समझना है। इट इज सॉफ्टवेयर बाइनरी compatible with the more famous Intel 8080 with only two minor instruction added to support its added interrupt and serial input output feature। जो सॉफ्टवेयर बाइनरी कॉम्पिटेबल, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था उसको यहाँ पे नाम दिया गया है उन लोगों ने 8080। इसके पहले भी उन लोगों ने एक प्रोसेसर बनाया था, उसका नाम उन लोगों ने दिया था 8080।
ठीक है। तो उसकी मदद से भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर रहे थे, पर कर सकते थे, पर उन लोगों ने 8085 बनाया तो उसके अंदर उन लोगों ने क्या बनाया कि इंटरप्ट एंड सीरियल इनपुट आउटपुट, मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोसेस आप एक साथ कर सकते हो। ठीक है, तो वही फंक्शनलिटी उन लोगों ने 8085 के अंदर दिया गया, और यही टेक्नोलॉजी अभी की जितनी भी हमारे प्रोसेसर चल रहे हैं, ठीक है, उन सबके अंदर यही टेक्नोलॉजी अभी चल रही है। पर उन लोगों ने सीपीयू की प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर प्रोसेसर एकदम माइक्रो लेवल पे ले जाने के बाद उन लोगों ने बहुत सारे सीपीयू बढ़ा दिए। ठीक है, इसी वजह से उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास 8085 की एक ही प्रोसेसिंग, जो आपका जो काम था वो एक ही लेवल के वर्क, एक ही लेवल पे वर्क करेगा। अगर आप 8085 एक ही प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे सीपीयू बिठा देते हो तो आप मल्टी लेवल मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने अलग अलग प्रोसेसर के, जो एक ही प्रोसेसर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू रहते हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना भी सिखा दिया, ताकि वो क्या करेगा कि अगर उसके पास कोई प्रोसेस आ रही है तो वो फ्री नहीं है तो दूसरे सीपीयू को भी वो काम दे सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इंटरनली हैंडल करता है 8085। ठीक है, इसी वजह से अभी उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। तो उसके अंदर दो ही फीचर ऐड कर दिए गए हैं कि 8080 में से इंटरप्ट एंड सीरियल इनपुट आउटपुट फीचर। फिर लिखा है कि हाउएवर इट रिक्वायर लेस सपोर्ट सर्किटरी, मतलब सर्किट को बनाने के लिए बहुत ही लेस टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया कि 8085 तो है ही, उसके अंदर मुझे सिर्फ एक नई सीपीयू बिठानी है, तो मुझे कम साइज के अंदर ज्यादा काम करवाना है, तो ज्यादा सर्किट बिठानी है, तो मुझे सिर्फ उसी पे फोकस करना है। अलोविंग अ सिंपलर एंड लेस एक्सपेंसिव माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम टू बी बिल्ड, जिसकी मदद से आप बहुत ही सिंपल एंड एक्सपेंसिव, मतलब थोड़ा हैवी हो जाता है, थोड़ा महंगा हो जाता है। इसकी वजह से जो प्रोसेसर आप अभी लेने जाओगे समथिंग 10 या 12 हज़ार से नीचे नहीं आता। ठीक है, तो ये उतना जो छोटा सा एक चिप रहता है माइक्रो प्रोसेसर, वही लेने में समथिंग 10 से 12 हज़ार चले जाए, तो इसलिए वो महंगा है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि ठीक है पहले क्या था, किस तरीके से आया, कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज की गई है, और उसके अंदर फिर 8085 के क्या नया ऐड किया हुआ है। ठीक है, और सर्किट को बनाने में कितना टाइम लगता है, तो वो चीज़ हमने देखी। तो आगे बढ़ते हैं कि उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो माइक्रो प्रोसेसर को बनाती है। ठीक है, तो उसके अंदर कितनी चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए, तो वही यहाँ पे दिखाया गया। किसी भी तरीके के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यहाँ पे जितना लिखा है उतनी चीज़ें तो कंपलसरी होनी ही चाहिए, तभी आप सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर बना सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि 8 बिट डेटा बस, मतलब मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए 8 बिट डेटा बस चाहिए। ठीक है, फिर है कि 16 बिट एड्रेस बस, मतलब मेरा जो भी डेटा मेरे पास आया उसको स्टोर करने के लिए मुझे एड्रेस बस की भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो एड्रेस बस, और वो 64 KB तक का डेटा स्टोर करता होना चाहिए। ठीक है, मतलब 60 बिट के जो भी एड्रेस है उसके अंदर में मैक्सिमम 64 KB का डेटा स्टोर, टेम्पररी जो भी प्रोसेस हुई है उसका जो आउटपुट आया उसको मैं स्टोर करवा सकूं मेरी मेमोरी के अंदर, वैसा मेरे पास फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और मेरे पास इतनी मेमोरी होनी चाहिए। फिर है कि 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, मतलब जितने भी मेरे पास डेटा आ रहे हैं तो एक के बाद इंस्ट्रक्शन मुझे रीड करवानी है, तो कितने प्रोग्राम मैंने रन करवाए, इंस्ट्रक्शन रन करवाई, तो उसके लिए काउंटर भी आपको चाहिए, मतलब ये 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर, मतलब पीसी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है स्टैक पॉइंटर, मतलब मेरे पास जितनी भी प्रोसेस आ रही है तो उसको स्टोर करने के लिए लाइन टू लाइन स्टोर, और जो भी प्रोसेस आ रही है उसके मुताबिक ही सारी प्रोसेस लाइन टू लाइन, मतलब फर्स्ट आया है तो फर्स्ट ही उसकी प्रोसेस होनी चाहिए, अगर वो सेकंड आया तो उसकी प्रोसेस बाद में होनी चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से स्टैक पॉइंटर सारा कुछ काम हैंडलिंग करता है। फिर एक 6 8 बिट रजिस्टर अरेंज्ड इन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया कि टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए अगर प्रोसेस ज़्यादा हो रही है या फिर उसका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है और उसमें लास्ट में उसका कैलकुलेशन हो रहा है, तो उसको बीच में जो डेटा स्टोर हुआ है, ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर भी दिए गए कि BC DE एंड HL, ऐसे 6 रजिस्टर होते हैं जो पेयर के फॉर्म में रहते हैं कि BC DE और HL। ठीक है, इसका नाम कोई जनरली ऐसे नहीं रखा गया। ठीक है, ऐसे दे दिया गया है। फिर एक ही उसके अलावा भी यहाँ पे ये रजिस्टर ही है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, डेटा बस, ये सारे रजिस्टर ही है, पर उसका काम अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। फिर एक ही मिनिमम प्रोसेसर को कितनी पावर सप्लाई चाहिए, तो रिक्वायर 5 वोल्ट सप्लाई टू ऑपरेट 3.2 मेगाहर्ट्ज सिंगल फेज क्लॉक, मतलब एक प्रोसेस को रन करने के लिए उसको मैक्सिमम 3.2 मेगाहर्ट्ज की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, जो वोल्ट्स के फॉर्म में उसको मिलती है। ठीक है, फिर ये कहाँ पे जो प्रोसेसर होता है कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर आप एक बार चालू कर दिया तो ऑटोमेटिकली जितनी भी प्रोसेस रहती है वो
चालू कर दिया, ठीक है। बाद में हमें बताना ही नहीं पड़ता कि इस तरीके से प्रोसेस, यहाँ पे टाइम काउंटर सारा कुछ आप वहाँ पे लगा सकते हो। फिर माइक्रो ओवंस, उसके अंदर कितनी गर्मी हीट पैदा करनी है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से ही प्रोसेसर के अंदर मेंशन रहती है। मोबाइल है, फोन्स है, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें के अंदर कंप्यूटर्स है, तो उन सब के बीच में माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है मुझे क्या करना है, ठीक है। तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम तो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होनी ही चाहिए, तभी आप माइक्रो प्रोसेसर बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होता है रेक्टेंगल फॉर्मेट में, ठीक है, स्क्वायर फॉर्मेट में, तो उसका ये डायग्राम के इसके अंदर इतनी प्रोसेस होती है, यहाँ पे देखो ये सारा कुछ दिया गया है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से है। हम एक एक चीज देखते हैं। देखो हमने डीए में पढ़ा था, ठीक है, तो डीए का काम क्या है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के पास डेटा भेजना है कि नहीं भेजना, उसका स्टेटस, अगर मुझे कोई इनपुट मिला है उसका आउटपुट मुझे किस तरीके से भेजना है, तो स्टेटस के फॉर्म, मतलब सिग्नल मिलेगा तो ही डेटा मिलेगा, सिग्नल नहीं है तो डेटा एक्सेप्ट प्रोसेसर नहीं करेगा, ठीक है। फिर है कि यहाँ पे रीड एंड राइट एंड अल्टरनेटिव्स, फिर यहाँ पे क्लॉक साइकिल जनरली चलती रहती है, कितना टाइम उन्होंने लिया, और फिर ये जो स्टेट है वो रेडी है कि नहीं है। फिर ये हमारा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रोसेस हो रही है तो उसको वो कैलकुलेशन करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फ्लैग है, अगर इसके पास कैलकुलेशन होते टाइम कोई फ्लैग आया है, कैरी आई है, तो उसको यहाँ पे स्टोर करवाएगा। टेम्पररी रजिस्टर है, किसी भी डेटा को टेम्पररी स्टोर करना है तो यहाँ पे वो स्टोर कर सकता है। एक्यूमुलेटर मतलब वो डायरेक्टली मेमोरी में से डेटा उठाएगा और अरिथमेटिक को कैलकुलेशन करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो ये सारी डायरेक्ट रजिस्टर भी मिलता है कि उसको कुछ भी तरीके की प्रोसेस आ रही है तो वो यहाँ पे रजिस्टर के अंदर या प्रोग्राम काउंटर के अंदर डेटा को स्टोर कर सकता है, या फिर मेमोरी में से डेटा वो एड्रेस 18 बिट के फॉर्म में डेटा ले सकता है, या फिर बफर के अंदर भी वो स्टोर कर सकता है। फिर इंटरप्ट आया है तो वो क्या करेगा, किसी भी प्रोसेस चल रही है वो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे नहीं देना, तो इंटरप्ट के फॉर्मेट में भी यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी वन टाइप ऑफ एक सिंपल माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इतनी प्रोसेस ये 8085 की माइक्रो प्रोसेसर है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। ऐसे हमारे एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अभी आप देखते हो कि कोर है, i7 है, i5 है, तो ऐसे वहां पे 7 या 8 माइक्रो प्रोसेसर लगे रहते हैं, जैसे जिसका नाम, ठीक है। आप डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके डिटेल प्रोसेसर के अंदर भी आप देख सकते हो उसके अंदर कितनी सीपीयू रहते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई जाते हैं, ठीक है, बताए जाते हैं, पर हम डिटेल में उतना नहीं जाते क्योंकि क्योंकि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि किसी भी पर्सन को माइक्रो प्रोसेसर पहले समझना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है वो, ठीक है। तो ये 8085 की आर्किटेक्चर थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 8 बिट इंटरनल बस, मतलब किसी भी तरीके के डेटा को लाना है या ले जाना है तो सारे कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, किसके साथ, 8 बिट इंटरनल डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी हम एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो भी हमने ऊपर आर्किटेक्चर देखा है पूरा 8085 का, तो वो उसके अंदर किन चीज़ का क्या काम होता है वही फंक्शनल यूनिट हम देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले, सिर्फ उसका सिंपल सिंपल एक लाइक के अंदर जो डेफिनेशन रहती है वही हम डायरेक्टली यहाँ पे देख लेंगे। फिर एक एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो उसकी जो भी हमने डायग्राम यहाँ पे देखा है वो कहाँ पे है, देखो ये एक्यूमुलेटर है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करता है क्योंकि बहुत ही रोल बड़ा बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है कि इट इज एन 8 बिट रजिस्टर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक, लॉजिकल, इनपुट आउटपुट एंड लोड स्टोर ऑपरेशन। इट इज कनेक्टेड टू इंटरनल डेटा बस एंड एएलयू। देखो यहाँ पे वो डायरेक्टली एएलयू के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब इंटरप्ट के थ्रू उसको कोई भी डेटा यहाँ पे मिलेगा, या फिर सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल के थ्रू उसको कोई भी डेटा मिलेगा तो 8 बिट इंटरनल बस के थ्रू वो एक्यूमुलेटर में भेजेगा, ठीक है। और वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म, तो कैलकुलेशन कर सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है, इनपुट भेज सकता है, आउटपुट भेज सकता है, डेटा को लोड मतलब स्टोर कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। तो इतने सारे ऑपरेशन एक्यूमुलेटर खुद अकेला करता है, तो इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी ऑलरेडी दी गई होगी, ठीक है, ताकि ये एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अच्छे से यूज कर सकते। तो ये इसकी फंक्शनलिटी थी एक्यूमुलेटर की, ठीक है। तो आप इसी शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता सकते हो। फिर एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसके साथ वो कनेक्टेड है उसके बारे में बताया गया है कि ये चीज क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम है, इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड और एक्स्ट्रा और 8 बिट डेटा। तो इस तरीके की अलग अलग तरीके की वो टास्क होगी यहाँ पे परफॉर्म
करता है। मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को किसी भी तरीके का डेटा मिलेगा तो उसके साथ उसको किस तरीके से कैलकुलेशन करवाना है, वो सारी चीजें यहाँ पे एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है कि जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन मिलेगी उस तरीके से वो कैलकुलेशन करता रहेगा। फिर एक जनरल पर्पज रजिस्टर, जैसे कि यहाँ पे BCDHEL, ठीक है, तो ये सारे रजिस्टर दिए गए हैं, तो उसका काम क्या है, तो यहाँ पे देखो बी रजिस्टर, CDEHL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड एड्रेस लेस, ये सारे के सारे रजिस्टर, तो हर एक रजिस्टर 64 KB का होता है, मतलब 64 किलोबाइट्स का होता है हर एक रजिस्टर के पास, ठीक है, तो इतनी मेमोरी उसके पास होती है। तो उसका काम क्या है, तो देयर आर 6 जनरल पर्पज रजिस्टर इन 8085, जनरली उसको यूज किया जाता है BCDEHL। ईच रजिस्टर कैन होल्ड 8 बिट डेटा, मतलब 8 बिट का डेटा स्टोर रोक के रखता है, ठीक है। दिस रजिस्टर कैन वर्क इन पेयर, ठीक है, वो पेयर के फॉर्म में ही वर्क करेगा। होल्ड 16 बिट डेटा इन देयर पेयरिंग कॉम्बिनेशन इज लाइक BCD and HL, तो इसी फॉर्म में वो काम करता है। फिर दिया गया है कि प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर हमें यहाँ पे दिया गया है, इसके नीचे ही है BCHL के नीचे, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, तो इट इज 16 बिट रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी, मतलब जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मुझे रीड करवानी है उसका एक मेमोरी एड्रेस वो स्टोर करके अपने पास रखता है, ताकि प्रोसेसर को पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी अब रीड करनी है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि उसके पास जितनी भी इंस्ट्रक्शन वो लाइन में खड़ी रहती है कि मेरी इंस्ट्रक्शन अब रन करो, तो पहली इंस्ट्रक्शन उसने भेज दी तो अब दूसरे को वेट करेगा जब तक पहली वाली की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। माइक्रो प्रोसेसर इंक्रीमेंट द प्रोग्राम वेन एवर एन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूट, मतलब जब वो प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो प्रोग्राम काउंटर वो इंक्रीमेंट कर देगा, सो दैट द प्रोग्राम काउंटर पॉइंट so that the program counter point to the memory address of the next instruction that can be executed, मतलब उसके बाद ही वो मेमोरी एड्रेस में से डेटा उठाएगा, इंस्ट्रक्शन उठाएगा और उसके बाद ही वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आगे प्रोसेस करने के लिए भेजेगा, मतलब एग्जीक्यूट करने। तो प्रोग्राम काउंटर का काम है कि जितनी भी रजिस्टर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उसके पास पड़ी रहेगी, ठीक है, एक वन टाइप ऑफ क्यू के फॉर्मेट में, मतलब लाइन के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर का ये काम होता है। उसके बाद है हमारे पास स्टैक पॉइंटर, ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर हमारे पास उसी के नीचे ही था स्टैक पॉइंटर, ठीक है, यहाँ पर ही है। तो उसका काम क्या रहता है, तो इट इज ऑल्सो 16 बिट रजिस्टर वर्क लाइक स्टैक विच इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंटेड बाय 2 ड्यूरिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशन, मतलब जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिली है तो वो क्या करेगा कि किसी को हमने शायद नई इंस्ट्रक्शन दी है तो वो क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर के अंदर डेटा को इंस्ट्रक्शन को पुश करेगा, मतलब डालेगा भाई ये इंस्ट्रक्शन इसके पास आई है, तो उसके बाद कहाँ पे जाएगा, प्रोग्राम काउंटर, तो प्रोग्राम काउंटर एक बढ़ जाएगा, मतलब एक इंस्ट्रक्शन उसके पास नहीं आई है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा कुछ वर्क है। फिर एक टेम्पररी रजिस्टर, ठीक है, तो टेम्पररी रजिस्टर हमारे पास कहाँ पे रहता है, यहाँ पे है, ठीक है, देखो ये एक्यूमुलेटर के एग्जैक्ट बाजू में, ठीक है। तो उसका काम क्या रहता है कि इट इज 8 बिट रजिस्टर which hold the temporary data of arithmetic and logical operation, ठीक है। तो उसका काम क्या है कि जो भी एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के थ्रू, मतलब एरिथमेटिक और जो अक्यूमुलेटर ने डेटा एक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को दिया है, ठीक है, उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आई है वो टेम्पररी रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देगा। अब स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा कि वापस इंटरनल बस के अंदर डेटा ट्रांसफर करेगा जहां पे मुझे आउटपुट देना है SOD, ठीक है, तो सीरियल आउटपुट डिवाइस के अंदर वो डेटा को भेज देगा। फिर ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर रहता है, वो डिसाइड करता है मुझे कहाँ पे उसका आउटपुट शो करवाना है, किस तरीके से करवाना है, ठीक है। तो टेम्पररी वो स्टोर करके रखता है कि पूरा उसका आउटपुट एक साथ नहीं आता तब तक वो आउटपुट को एक साथ शो नहीं कराएगा, मतलब इसके अंदर इसको बहुत सारी इंस्ट्रक्शन अभी थोड़ी मिली आती नहीं मिली है, तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट स्टोर कर देगा इंस्ट्रक्शन को रन करने के बाद और यहाँ पे स्टोर करना, बाकी की जो इंस्ट्रक्शन आएगी उसके बाद इसके साथ कैलकुलेशन होगा और वो आउटपुट के अंदर सारा डेटा भेज देगा। मतलब टेम्पररी रजिस्टर का काम है कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू जो काम हुआ है उसको स्टोर करके रखने का, ठीक है। फिर एक फ्लैग रजिस्टर, तो यहाँ पे दिया गया कि इट इज एन 8 बिट रजिस्टर हैविंग 5 1 बिट फ्लिप फ्लॉप, तो देखो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का काम आ गया, ठीक है।
फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है कि जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो उसके अंदर हम अगर सिंपल हम ले लें कि हम प्लस करवाते हैं दो वेरिएबल का, तो मेरे पास 9 है और 5 है, तो दोनों का मैं सम करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 + 5 तो 14 हो जाएगा। तो एक कैरी वहां पे बढ़ गई, मतलब 4 तो आया ही है पर 1 उसके पास एक एक्स्ट्रा है। तो 1 को एक्स्ट्रा हैंडल करने के लिए उन लोगों ने क्या बनाया कि फ्लिप फ्लॉप्स बनाए, मतलब फ्लैग रजिस्टर बनाए कि उसको डेटा, टेम्पररी डेटा आएगा या कैरी मुझे अभी कैलकुलेशन पूरी करनी है तो वो स्टोर करके रखेगा फ्लैग के फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि विच होल्ड इधर 0 और 1, तो वो क्या कहता है कि 0 या 1 को ही होल्ड करता है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। ठीक है, तो जिस तरीके से एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा रजिस्टर या फिर कैलकुलेशन हुई है उसी फॉर्मेट में वो यहाँ पे फ्लैग को रजिस्टर करेगा या फिर फ्लैग बनेगा, यहाँ पे होल्ड करके रखता है 0 या 1 को। तो उसके लिए यहाँ पे 5 फ्लिप फ्लॉप दिए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिए गए कि साइन एस, मतलब अगर वहाँ पे प्लस मैंने दिया है माइनस दिया है तो किस तरीके से स्टोर, तो वहाँ पे वो साइन के फॉर्मेट में स्टोर होगा। अगर मेरे पास आंसर 0 आया तो 0 फॉर्मेट में स्टोर होगा। ऑक्सिलरी कैरी, मतलब अगर मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही है, ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन, तो कैरी वहाँ पे बहुत सारी है तो उसको स्टोर करने के लिए ऑक्सिलरी कैरी का यूज। फिर पैरिटी, ठीक है, तो माइनस करते हैं तो उस टाइम पे पैरिटी आती है, ठीक है, तो उसको भी हम आगे के पास से डेटा लेते हैं तो उस टाइम पे पैरिटी यूज करते हैं। फिर कैरी है, दो वेरिएबल का सम कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे मेरे पास एक कैरी बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको भी मैं स्टोर कर यहाँ पे। तो 5 अलग अलग तरीके के फ्लिप फ्लॉप यूज किए जाते हैं, कब, जब कैलकुलेशन होती है उसी टाइम पे। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है कि इंटरप्ट कंट्रोल। ठीक है, तो इंटरप्ट कंट्रोल का काम क्या रहता है, यहाँ पे देखो ये पूरा कुछ इंटरप्शन के फॉर्मेट में दिया गया है और बहुत सारी इसकी फंक्शनलिटी यहाँ पे दी गई है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोसेस यहाँ पे चल रही है कि नहीं चल रही है वो सारा कुछ हैंडल कौन करता है, इंटरप्ट चल रहा है। अगर कोई भी प्रोसेस यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है तो वो नई प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, तो ये इंटरप्ट का काम रहता है। तो वो काम हम सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट, इट कंट्रोल द इंटरप्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब जब प्रोसेस चल रही है तो दूसरी प्रोसेस को इंटरप्ट करने के लिए, रोकने के लिए यूज किया जाता है। When microprocessor is executing a main program and whenever interrupt occur, the microprocessor shift the control from the main program to process the income request, मतलब इनकमिंग रिक्वेस्ट के पास उसको बोलेगा कि आपका जो काम है वो यहाँ पे भेज दो, ठीक है, ताकि मैं आगे उसकी प्रोसेस कर सकूँ। आफ्टर द रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड द कंट्रोल गोज बैक टू मेन प्रोग्राम, मतलब वो मेन प्रोग्राम के पास जाएगा, उसकी पुरानी प्रोसेस कम होगी तब वो मेन प्रोग्राम के पास जाएगा और सारी प्रोसेस चालू होगी। तो ऐसे 5 अलग अलग तरीके के इंटरप्ट सिग्नल यूज किए जाते हैं। पहले तो इंटरप्ट, रीसेट, रीसेट 6.5, रीसेट 5.5 और ट्रैप, मतलब किसी भी तरह की प्रोसेस वहां पे अटक गई है तो उसको ट्रैप के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो सिंपली इंटरप्ट का काम है कि किसी दूसरी प्रोसेस को रोक के अपनी प्रोसेस चालू करना। ठीक है, फिर एक सीरियल इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो उसका काम क्या है कि एसआईडी और इनपुट, जो भी इनपुट मिला है और आउटपुट मिला है उसको हैंडल करने का। फिर इट कंट्रोल द सीरियल डेटा कम्युनिकेशन बाय यूजिंग दिस टू इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी उसको कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल दिए जाते हैं या फिर डेटा दिए जाते हैं उसको दो ही फॉर्मेट में आप हैंडल कर सकते हो, एक तो सीरियल इनपुट के फॉर्म में या फिर सीरियल आउटपुट के फॉर्म में। जो भी डेटा मिलेगा वो 8 बस के थ्रू ही सारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे दिया गया देखो, ठीक है, तो ये सीरियल इनपुट था और यहाँ पे जो डेटा मिलेगा वो सीरियल आउटपुट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारा इंटरनल बस के थ्रू जो भी इनपुट आउटपुट मिल रहा है वो सारा कुछ हैंडल करता है इंटरनल बस। ठीक है, एड्रेस बफर एंड एड्रेस डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज आ जाती है, एड्रेस बफर एंड एड्रेस डेटा बफर। ठीक है, तो ये चीज आपको शायद यहाँ पे दी गई है, देखो एड्रेस बफर एंड एड्रेस डेटा बफर। तो ये भी सारा कुछ इंटरनल बस के थ्रू यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे। फिर एक कि द कंटेंट स्टोर इन स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड इनटू द एड्रेस बफर, मतलब जो प्रोग्राम काउंटर है एड्रेस बफर के अंदर लोड हो जाएगा और वहां पे जो भी डेटा उसको मिला है उस सीपीयू को भेज देगा। द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट चिप आर कनेक्टेड टू दिस बसेस, ये सारा कुछ इंटरनली कनेक्टेड रहता है। द सीपीयू कैन एक्सचेंज द डिजायर्ड डेटा विद द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उसको डेटा मिल जाएगा। फिर एक एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो इन दोनों का काम क्या है कि सिंपली समझ लो कि एड्रेस बस का काम क्या होता है कि जो भी मेमोरी के अंदर डेटा जहाँ पे जिस लोकेशन पर पड़ा है तो उसे एड्रेस बस के थ्रू लाया जाता है, मतलब उस डेटा को एड्रेस बस के थ्रू लाया जाता है। और डेटा बस मतलब
उसके जो एड्रेस पड़ा है उस लोकेशन पे कौन सा डेटा पड़ा है, तो उस डेटा को लाने के लिए डेटाबेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एड्रेस बाद आपको समझ में आया कि एड्रेस में मतलब जो भी डेटा जिस लोकेशन पे पड़ा है उसे एड्रेस बस बोला जाता है। उसके अंदर जो डेटा है उसको कैरी करने के लिए डेटाबेस का यूज किया जाता है। ठीक है, जो सिंपली यही चीज है इसके अंदर। फिर एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिल रही है वो रजिस्टर के अंदर किस तरीके से स्टोर होगी, उसको 0101 के अंदर किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, तो वही चीज यहाँ पे दी गई है। इट इज इन 8 बिट रजिस्टर, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो 8 बिट के फॉर्मेट में रहते हैं। When the instruction is fetched from memory, then it is stored in instruction register. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए when the instruction is fetched, जब इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है तो मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है और वन टाइप ऑफ रजिस्टर के अंदर भी। इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शन मिली है उसको डिकोडर है वो डिकोड करना चालू करेगा 0101 फॉर्मेट के अंदर और रजिस्टर के अंदर वो स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो ये काम होता है रजिस्टर और डिकोड का, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको स्टोर करेगा, कन्वर्ट करेगा और रजिस्टर के अंदर वापस वो स्टोर कर देगा। फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, जो भी प्रोसेस मिली हो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, या कंप्लीट नहीं हो तो उसको कहाँ पे डालना है, ठीक है, या फिर वो फंस गई है तो उसको क्या करना है, तो सारा चीज उसकी मदद से होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की मदद से। तो यहाँ पे लिखा है इट प्रोवाइड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म ऑपरेशन फॉलोइंग आर द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल विच कंट्रोल एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्किट। तो जैसे यहाँ पे दिया गया कंट्रोल सिग्नल रेडी, रीड, राइट, अल्टरनेट, फिर स्टेटस सिग्नल, कौन कौन से सिग्नल होते हैं, S0, S1, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। फिर डीएमए का कंट्रोल, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में से डायरेक्टली मुझे डेटा लेना है तो उसके लिए होल्ड और HLD है, ठीक है, उसका काम भी होल्ड ही होता है। फिर रीसेट सिग्नल, मतलब जो भी सिग्नल मतलब रीसेट सारा कुछ चालू करना है तो रीसेट इन एंड रीसेट आउट, दो तरीके के सिग्नल यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो अलग अलग ऐसे 4 टाइप है, कंट्रोल सिग्नल, स्टेटस सिग्नल, डीएमए सिग्नल और रीसेट सिग्नल। ठीक है, ओके, तो जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, आपके लेक्चर के रिगार्डिंग, वो आपको RNWIT के एप्लीकेशन के अंदर सबमिट करवाने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 8085 का आर्किटेक्चर देखा है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है ताकि आपको जो भी प्रोसेस इसके आगे आने वाली है वो भी समझ में आ जाए। तो ये याद रखना और उसके जो स्मॉल स्मॉल प्रोसेस है वो समझ लेना कि उसका काम क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, डिटेल में जाना होता है तो नेट पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि डिटेल में बहुत ही एक एक का भी हर एक का एक एक चैप्टर रहता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, किस तरह के कैलकुलेशन होती है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।